बाबरी केस में अब से सबसे कुछ ही देर में सबसे बड़ा फैसला सामने आने वाला है। सीबीआई की विशेष अदालत में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आज उनके भविष्य का फैसला होगा। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 आरोपियों पर आज फैसला आ सकता है। फिलहाल कोर्ट रूम में जज साहब का इंतजार किया जा रहा है। सीबीआई के चार्जशीट में इस केस में 49 आरोपी थे, जिसमें से 17 की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में आज कोर्ट में 32 आरोपियों पर फैसला सुनाया जाना है। आज अदालत में फैसला स्पष्ट तौर से होगा कि 6 दिसंबर 1992 को आखिरकार कैसे विवादित ढांचे को गिराया गया था। जहां आज इस बात का फैसला होगा और यह स्थानीय अदालत है, जो कि विशेष अदालत जिसका गठन किया गया था सीबीआई के इस पूरे मामले के जांच के लिए, सीबीआई की विशेष अदालत है। और जाहिर सी बात है आज जो फैसला आएगा वो एक मूल आधार तैयार करेगा 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा गिराया गया था उसके संबंध में। इसके बाद जो तमाम आरोपी हैं उनके पास रास्ता खुला होगा कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक सभी वरिष्ठ नेताओं के बयान सामने आए हैं, स्पष्ट है कि हर किसी ने इस बात को बहुत डंके की चोट पर कहा है कि जो कुछ हुआ 6 दिसंबर 1992 को वो अपने आप में सही था। यानी कि आज हर किसी की भूमिका तय होगी। क्या भूमिका थी, किस तरह की भूमिका थी। और स्पेशल कोर्ट के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता पवन नारा मौजूद हैं। आइए सबसे पहले पवन के पास चलते हैं। पवन, ये बताइए, और विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं और देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले पवन ये बताइए कि कोर्ट में अभी इंतजार हो रहा है जज साहब के आने का। 10 बजे के आसपास कहा गया था कि जजमेंट के पढ़ना शुरू किया जाएगा। देरी हो रही है, क्या बात है? जी, अभी देरी की वजह तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि अब से कुछ देर पहले लगभग 11 बजे के आसपास अटेंडेंस लेनी शुरू की गई थी कि कितने आरोपी पहुंचे हैं। आपको बता दें 32 में से 6 लोगों को एग्जेम्पशन मिला है यहां नहीं आने का, जिसमें वृद्ध अवस्था और दूसरी वजह कोरोना रही। लेकिन 26 लोग 32 में से यहां मौजूद हैं और कोर्ट रूम में वो अपने वकीलों के साथ फैसला सुनने के लिए तैयार हैं। जी, कोर्ट रूम में फिलहाल जज नहीं पहुंचे हैं और ये भी वजह हो सकती है कि शायद वो अपने जजमेंट को लिखवा रहे हो या कुछ उसकी तैयारी हो। तो अब इंतजार है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, सबकी सांसें इसी बात को लेकर अटकी हुई है। बिल्कुल, तो अभी हर किसी के बारे में यही कहा जा रहा है कि हर कोई इंतजार कर रहा है। और आइए जरा समझते हैं। मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर विजय लक्ष्मी हमारे संवाददाता मौजूद हैं और लालकृष्ण आडवाणी वरिष्ठ नेता के घर के बाहर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, हालांकि लालकृष्ण आडवाणी अदालत नहीं गए हैं क्योंकि उनकी उम्र और कोरोना की इस व्यवस्था को देखते हुए अदालत में नहीं उपस्थित हैं, लेकिन क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या आडवाणी जी के घर से जो बातचीत हो रही है उसमें इस बात को कहीं कोई कहा जा रहा है कि उन्हें किसी भी बात का शायद कभी कोई अफसोस रहा हो? के सामने बैठे हुए हैं और अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और टेलीविजन न्यूज़ पे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी बहुत सुबह उठ जाते हैं और सुबह से ही वो लगातार सुबह उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद न्यूज़पेपर पहले पढ़े और उसके बाद टीवी के सामने वो बैठ गए हैं और अभी भी अपने करीबी लोगों के साथ और परिवार के लोगों के साथ वो टीवी के सामने बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ की लालकृष्ण आडवाणी ने पिछले दिनों जब अदालत में उनकी पेशी हुई थी अगस्त के महीने में, और जो 100 सवाल तकरीबन पूछे गए थे अदालत में उनसे जीरा के दरमियान और तकरीबन 4.5 घंटे का वक्त जो लगा था, उन जवाबों से वो संतुष्ट थे और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपनी बात को ठीक तरीके से अदालत के सामने उन्होंने रख दी है। अब बस अदालती फैसले का इंतजार है। अब देखना होगा कि लालकृष्ण आडवाणी को अपने जवाब से जो भरोसा था, जो उन्होंने कोर्ट को बताया, उस भरोसे को लेकर कोर्ट कितना संतुष्ट हो पाता है वो तो फैसले से ही पता चल पाएगा। निश्चित तौर पर फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी व्यग्रता, थोड़ी बेचैनी के साथ फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर लालकृष्ण आडवाणी ने हमेशा से इसने अपने लिए इसे बहुत बड़ा गौरव का मौका माना है। बिल्कुल, मुरली मनोहर जोशी ने भी कुछ ऐसा ही हमेशा कहा कि राम मंदिर आंदोलन उनके लिए उनकी जीवन की एक बहुत ऊंची सीढ़ी के तौर पर रही, एक ऐसे क्षण के तौर पर रही जिसने उनके जीवन को निर्धारित किया है। लेकिन 1992 जो हुआ उसे लेकर उन्होंने अभी तक अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से सामने नहीं रखा है। लक्ष्मी, तो क्या कह रहे हैं मुरली मनोहर जोशी?
सुबह से हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, बात तो नहीं हो पाई है, दरवाजे घर के बंद हैं, कोई मूवमेंट भी सुबह से नहीं हमको देखने मिला। लेकिन जुलाई 2020 में ही उन्होंने स्पेशल सीबीआई कोर्ट के में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था। 1050 के करीब सवाल उनसे पूछे गए थे। उनसे 26 जून 1991 की एक तस्वीर के बारे में भी पूछा गया था, जिसमें उस समय के जो मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह, उनके साथ वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे और भी बातें की गई थी। लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था जुलाई 2020 में, उसमें साफ तौर पर पूरे मामले को पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तौर पर प्रेरित बताया था। सीबीआई के तमाम वकीलों को कहा था कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में जो है वो तमाम बातें कह रहे हैं। सारे गवाहों को उन्होंने झूठा कहा था। तो मुरली मनोहर जोशी का जो अब तक का स्टेटमेंट है या जो स्टैंड है, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड इस पूरे मसले को उन्होंने अभी तक बताया है। अभी आज जो है वो तमाम जो निगाहें हैं, वो आज अदालत का क्या फैसला होगा। 8 अलग अलग धाराओं में इन तमाम नेताओं पर मुकदमे दर्ज हैं। 7 कैटेगरीज हैं नेताओं की, जिन नेताओं और इन 7 कैटेगरीज के तहत अलग अलग धाराओं के तहत अलग अलग लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। 120 बी है कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन है आईपीसी का, उसके तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा भी 153 ए 153 बी, ये तमाम धाराएं हैं जिनके तहत इन तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। अब आज कोर्ट का क्या फैसला आता है, देखने वाली बात रहेगी। अगर धाराओं की बात करें तो 2 से 5 साल की सजा का प्रावधान है इन तमाम धाराओं के तहत, जिनके तहत इन तमाम आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब देखना होगा कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से किस तरह का फैसला आ जाता है। बिल्कुल, हर किसी को इस बात का इंतजार है कि सीबीआई की अदालत से क्या फैसला आता है, क्योंकि एक बहुत लंबे अंतराल से ये मामला चल रहा है। और आइए, हमारे साथ कुछ विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी, जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, और महंत राजू दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के 8 वरिष्ठ नाम पर आज फैसला आना है, जिसमें से अशोक सिंघल जी आज हमारे बीच नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण को लेकर हमेशा एक अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन ये जो मामला है, ये दरअसल 6 दिसंबर 1992 विवादित ढांचे को गिराए जाने का मामला है, उसकी साजिश का मामला है, भड़काऊ भाषण का मामला है। क्या कहेंगे? अजय जी, वो जब ढांचा गिरा था जी, वो भारत के गौरव का दिन था। देश में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो हैं जो ये मानते हैं कि भारत में काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। उस थ्योरी को जो लोग मानते हैं, वो उन लोगों ने ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। लेकिन जो इस देश की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और वही राम जन्मभूमि उनकी जन्मस्थली है। आस्था 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था उस पर है। भूगोल में अगर देखते हैं तो भूगोल कहता है कि वहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ। साक्ष्य जब मिले, विजय जी, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट पहले, विजय जी, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुकी है और इस पर कहीं कोई विवाद नहीं है। पूरे देश में इस पर कोई विवाद नहीं है। विवाद आज जो मामला हमारे सामने है, इस मामले पे सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक भीड़ को उत्तेजित किया गया? क्या विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता, इन लोगों ने भीड़ को उत्तेजित किया? यह मसला है आज। हाँ अजय जी, जो निर्णय 11 दिसंबर को आया, वो निर्णय अगर 6 दिसंबर के पहले आता तो वो ढांचा नहीं गिरता। तो उत्तेजित भीड़ को किसने किया, ये निर्णय करना है। उस भीड़ को उत्तेजित किसने किया, ये निर्णय करना है कि अगर 11 वाला निर्णय 6 के पहले आ जाता तो ये नहीं होता। देखिए, ये कैसे कहा जा सकता है? उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार थी, मुख्यमंत्री आपके कल्याण सिंह जी, पूरे व्यवस्था आपकी, सब कुछ आपका, फिर दुविधा कहां थी? नहीं देखो, निर्णय ये जो न्यायालय होता है वो न्यायालय किसी सरकार की नहीं थी। हम ये कहते हैं कि अगर 11 को नहीं दिया, वो न्यायालय ने दिया। अभी जो 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया, वो भी न्यायालय ने दिया। वैसे तो ये विषय का पटाक्षेप उस दिन हो गया जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये श्री राम जन्मभूमि रामलला, सारा विषय वही समाप्त हो गया। लेकिन आज का विषय है कि आज क्या हो, तो मैं कहता हूं ये राष्ट्रीय गौरव का दिन वो भी था और राष्ट्रीय गौरव का दिन आज भी है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं कहा कि आज निर्णय ये आ जाएगा। यानी कि विश्व हिंदू परिषद के किसी भी नेता को अगर अदालत की तरफ से, मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल कह रहा हूं, हाइपोथेटिकल सवाल, काल्पनिक सवाल, अगर अदालत की तरफ से सजा का प्रावधान होता है तो विश्व हिंदू परिषद इसका स्वागत करेगा, कहेगा कि हाँ जो हुआ बिल्कुल सही है, सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं?
देखो, इस पर अजय जी मैं टिप्पणी करूंगा जी। अभी जब निर्णय आ जाएगा, क्या निर्णय आता है, अगर जो भी निर्णय आएगा तो वो आपके प्रत्येक निर्णय के बाद देना बनता है। पहले तो जैसे आपने खुद ही कह दिया कि ये काल्पनिक विषय है, काल्पनिक सवाल है जी, बिल्कुल एकदम काल्पनिक सवाल नहीं लिया जा सकता, काल्पनिक उत्तर नहीं लिया जा सकता, बहुत श्रेष्ठ। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी प्रतिक्रिया का लगातार इंतजार करेंगे और हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं, आपको हम बनाए रखेंगे अपने साथ। महंत राजूदास जी, आज जो हो रहा है उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं और खास करके आप इसे क्या मानते हैं? विश्व हिंदू परिषद आज इसे भी गौरव दिवस मान रहा है। सभी हिंदू जनमानस इसको गौरव दिवस के रूप में मान रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद 5 लाख राम भक्तों की बलिदान हुआ राम जन्मभूमि रक्षा के लेकर, और जो ऊपर का स्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त करने से लेकर तमाम, क्योंकि यह विषय आस्था का था। और आप बताओ, कोई भी अंधा भी व्यक्ति को अगर आप बता दो कि अयोध्या किसकी जन्मभूमि है, किस चीज का प्रतीक माना जाता है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है, दुनिया कहेगी कि अयोध्या सनातन धर्म संस्कृति का जगह है, जहां पे आने के बाद आप देखेंगे। महंत जी, आज अदालत में जो मामला सामने है उस मामले में धर्म और आस्था पर कहीं कोई चर्चा है ही नहीं। यह मामला आपराधिक मामला है और आपराधिक साजिश का मामला है। नहीं, इसलिए हमें इस संदर्भ में चर्चा करनी होगी, क्योंकि हम धर्म और आस्था पर कहीं कोई सवाल उठा ही नहीं रहे। उस पर तो हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति सवाल उठा ही नहीं सकता। सुनिए, हाँ तो नहीं सुन तो लीजिए महोदय, सुनिए। इतना 500 वर्षों तक आपने मुझको जो है जिस हिसाब से रुलाया है ना, मुझको याद है, मैं भूला नहीं हूँ। 70 वर्षों से मेरे भगवान टेंट में थे और भोग लगाने के लिए तरस गया। 70 वर्षों से मैं भगवान का जो है कपड़े तक नहीं बदल पाता था। यह स्थिति होती थी, साल में एक बार वस्त्र बदला जाता था। हमारे ये वैष्णव समाज में ये देखिए, तुलसी लिया हुआ हूँ और जब तक भोग में तुलसी दल नहीं पड़ता तब तक नहीं माना जाता भोग लगा, और भोग लगाने के लिए तुलसी दल वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाता था। ये विषय गंभीर विषय है। तो आपको लगता है कि हिंदू समाज वंचित रहा और जो कुछ हुआ वो हिंदू समाज की भलाई के लिए हुआ, यही आप कहना चाहते हैं महंत जी? एकदम 100% हिंदू समाज की भलाई के लिए हुआ है। अगर सहज स्वीकार है, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुरूप चलते हैं। अगर संविधान के अनुरूप नहीं चलते तो 70 वर्ष से मुकदमा नहीं लड़ते, क्योंकि हम पूरे देश में 95% है। धर्म के आधार पे आपने देश को पहले ही विभाजित कर दिया। फिर हम जरा मुद्दे से जरा भ्रमित हो रहे हैं महंत जी। हमारा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है, हम सिर्फ अदालती कार्रवाई पर आज चर्चा कर रहे हैं। हम धर्म और आस्था पर हमारी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई दुविधा है ही नहीं इसे लेकर। बिल्कुल, हर्षवर्धन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। हर्षवर्धन जी, 1992 से लेकर अभी तक हमारे देश में इस बात को लेकर लगातार चर्चा होती रही कि क्या 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ, क्या उसे टाला जा सकता था, क्या उससे बचाया जा सकता था, क्या कोई और विकल्प था, और अगर नहीं तो जो कुछ हुआ क्या वो सही है? जो साजिश का पूरा मामला आज अदालत के सामने है, आज उसी से अदालत का फैसला आना है। आपको क्या लगता है 1992 से लेकर अभी तक इस मामले पर धर्म हावी रहा, राजनीति हावी रही, या दरअसल प्रक्रिया हावी रही? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो ये कि अगर हम इसमें ये कहते हैं कि क्या हावी रहा, तो शायद तीनों ही चीजें, तीनों ही मुद्दे हावी रहे जो आपने बताया। लेकिन एक बात यहां हमको लगता है कि जब हम कह रहे हैं कि ये आज की घटना की बात करें, आपराधिक साजिश के मामले की बात करें, जिस पे निर्णय अभी बस हम लोगों की बातचीत करते तक में आ जाएगा, तो हम अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अलग करके देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम फिर इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा हम ठीक से नहीं देख रहे हैं, मेरा निजी तौर पर मानना है। और वो प्रक्रिया ये थी कि इस देश में जो जन भावना, आस्था, धार्मिक विश्वास, हर तरह से जिस जगह पर एक मंदिर की स्थापना तुरंत होनी चाहिए थी। और मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती कि इस देश में जब देश को स्वतंत्रता मिली और भारत के एक कहें कि एक नए भारत के निर्माण की बात हुई, तो क्यों नहीं राम मंदिर को उसका केंद्र बिंदु बनाया जाता? वो नहीं हुआ। और लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा शर्मनाक था कि लगातार न्यायिक प्रक्रिया से ये संकेत, प्रमाण और पुष्टि तीनों होने के बावजूद शायद वहां पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और जो ढांचा गिरने की जो घटना हुई वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो ढांचा न्यायिक प्रक्रिया के तहत गिर गया होता तो शायद हम प्रतिष्ठा के साथ करते। आज हर्षवर्धन जी, यहां पर एक छोटा सवाल है। आपने देखा होगा कि राम मंदिर के फैसले के साथ ही
अब कृष्ण जन्मस्थान की बात शुरू हो गई है। अब इसके साथ साथ वाराणसी में एक बार फिर से एक नया मसला शुरू किया जा रहा है और इसे लेकर सबसे बड़ा डर, अगर हम 1947 की बात करें या उसके बाद के उस पार्टनरशिप की बात करें, तो सबसे बड़ा डर उस वक्त के शासन के सामने यही था कि 10,000 ऐसे विवादित मंदिर क्षेत्र हैं जिन्हें लेकर पूरे देश में आवाज उठेगी। तो यानी कि हम आज एक शुरुआत देख रहे हैं, क्या हम एक बहुत लंबी लड़ाई आगे देख रहे हैं हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा एक तरह से कहें कि बहस करने की गुंजाइश है कि अगर कहीं पर किसी भी धार्मिक स्थान पर उसको तोड़कर या उसका अतिक्रमण करके उसका कब्जा करके अवैध तौर पे कुछ किया गया है तो उसकी आवाज तो हमेशा उठेगी। और राम मंदिर का जो ये फैसला आया है इसको कई संदर्भों में देखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूं कि अभी कृष्ण जन्मभूमि या काशी विश्वनाथ जो ज्ञानवापी का मसला है, ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि का मसला है, उसको हम उस तरह से एक आंदोलन के तौर पर होते हुए देखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर क्या अदालतों में इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि इस देश में अगर कहीं कोई धार्मिक स्थल है उसको तोड़कर बनाया गया तो उसकी प्रक्रिया का पालन करते हुए कानूनी तौर पर उस पर एक फैसला है? क्या हम ये नहीं करेंगे कि जब हम कहते हैं कि बहुसंख्यक भावना और अल्पसंख्यक भावना, तो क्या हम उसमें ये ख्याल नहीं रख सकते कि क्या जो आक्रमणकारी थे और आज का जो मुसलमान है उसका संदर्भ हम कैसे जोड़ेंगे? अगर हम वो जोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिहाज से अच्छा हो सकता है लेकिन देश के लिहाज से अच्छा नहीं है। और जो मामला कृष्ण जन्मभूमि में गया है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि इससे अभी कोई स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा या अचानक आज का जो फैसला आएगा वो उस पर कृष्ण जन्मभूमि पर असर डालेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जहां लोगों को प्रमाण मिल रहे हैं, जहां लोगों की कई सौ वर्षों से पूजा पद्धति, उपासना स्थल, इन सब का प्रमाण मिलता है, वहां लोगों को यह लगता है कि आखिर यहां क्यों नहीं हो सकता। इसको मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर राम जन्मभूमि के फैसले के बाद ये बातें उठ रही हैं और उठेंगी ही। बिल्कुल, आइए जरा चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी अदालत के फैसले और अदालत की कार्रवाई में थोड़ा विलंब है। तो विजय शंकर तिवारी जी, आज जिस तरह से पूरे देश की अवचेतना। अजय जी, एक बात मैं कहना चाह रहा था, विजय जी से सवाल ने उससे पहले। जी प्लीज हर्षवर्धन जी प्लीज। मुझे लगता है कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और उमा भारती ने वो साहस दिखाया है, उमा भारती ने कहा कि जो कुछ भी है मैं उसकी सजा भुगतने के लिए, झेलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि आप बहुसंख्यक भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां गए और आपराधिक साजिश आपने भले न की हो, लेकिन इससे तो कोई इनकार नहीं है ना कि देश ने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के बड़े नेताओं ने जो आंदोलन चलाया उसी की परिणति है आज ये राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा। तो फिर इन बड़े नेताओं को इसको स्वीकार करने में क्यों इतना हिचकना चाहिए था, मेरा ये सवाल भी है। तो मुझे लगता है कि इसका सीधा जवाब विजय शंकर तिवारी ही दे दें तो बेहतर होगा। विजय जी, मैं आपके पास मैं आता हूं आपके पास विजय, लेकिन अभी जरा कुछ ताजा गतिविधि अदालत से मिल रही है। पवन हमारे साथ इस वक्त है। पवन, क्या ताजा जानकारी है? जी, इस वक्त जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि 6 लोगों की उपस्थिति नहीं है। उसमें से कोर्ट ने बताया कि 4 लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया जाए। जो 4 लोग हैं वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपाल दास, सतीश प्रधान। ये वो 4 लोग हैं जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाने के लिए यहां कनेक्ट किया जाएगा। ये इस वक्त फैसला किया गया है। आपको बता दें, कुल 32 आरोपी जो इस वक्त जिंदा हैं, जो इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उनमें से 26 मौजूद थे, 6 यहां मौजूद नहीं थे। उनमें से 4 लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां अब जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, और बाकी जो 2 नाम हैं दरअसल वो कोविड पॉजिटिव नाम हैं, इसलिए शायद उन्हें अभी अदालत अपने साथ जोड़ने की अनुमति नहीं दे रहा। तो हमने बड़ी खबर अभी आपके सामने प्रस्तुत की। 4 ऐसे लोग जो अभी उपस्थित नहीं हैं अदालत परिसर में, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने की बात कही जा रही है। ये बड़ी खबर जो अभी आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। विजय जी, आप जवाब दे रहे हैं, आप ये बताइए कि उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, देश में अवचेतना जाहिर की, लेकिन इसका श्रेय नहीं लिया, यहां तक कि सरकार बनाई तब भी नहीं लिया, ऐसा क्यों? नहीं, देखो ऐसा है कि ये 76 संघर्ष हुए हैं अजय जी इसमें जी। ये 1528 से लेकर 76 संघर्ष हुए हैं और 4 लाख जो लोग हैं वो लगभग आत्माहुत हुए हैं। तो उन सबका योगदान है इस सारे विषय।
अजय जी, ये केवल विश्व हिंदू परिषद और हम लोग तो 1984 विजय जी मैं क्षमा चाहता हूं, विजय जी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है। जज एस.के. यादव जी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। 2000 पन्नों का फैसला होगा, ये जानकारी आ रही है। 2000 पन्नों का फैसला, ये अपने आप में शायद एक लैंडमार्क होगा, क्योंकि आमतौर पर इतने बड़े फैसले न के बराबर आते हैं, बहुत कम ऐसे फैसले आते हैं। पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, 2000 पन्नों का फैसला? जी बिल्कुल, 2000 पन्नों का फैसला काफी बड़ा मामला था। आपको बता दें कि जज सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ेंगे। इस वक्त वो कोर्ट रूम में आ गए हैं और उन्होंने केस का विवरण देना शुरू किया है। तो देखना होगा कि किस तरह से ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाएगा, क्योंकि 2000 पन्नों का जजमेंट बाद में आएगा। फिलहाल सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट का जिक्र होगा, जिसमें आरोपी के नंबर वाइज नाम के हिसाब से क्या धाराएं थी और क्या वो दोषी पाए गए हैं नहीं, इस तरह से सिलसिलेवार ब्यौरा दिया जाएगा। बिल्कुल, तो 2000 पन्नों का ये फैसला अपने आप में एक अलग आधार रखता हुआ दिखेगा। शायद इसमें हर तरह की इसमें जानकारी होगी। पवन, तो जज साहब फैसला अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्या उसका जो मेन पोर्शन है, जो एक्सर्प्ट्स कहा जाता है, जो प्रीफेस, वो पढ़ने की कार्रवाई शुरू हो रही है? जी, इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से जज साहब कोर्ट रूम में आए हैं और कोर्ट पर इस केस के विवरण टाइप की बातें कर रहे हैं। अभी ऑपरेटिव पार्ट पढ़ना शुरू नहीं किया है। जैसे ही ऑपरेटिव पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे हम आपको वो सारी जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि वो केस समरी की बात कर रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल केस समरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें संकलन भी बहुत सारा होगा और जाहिर सी बात इसमें कई तरह की बातें भी होंगी। लेकिन एक बात और बताइए, जो सभी आरोपी आज अदालत के परिसर में मौजूद हैं, जब वो अदालत में जा रहे थे, आप लोगों ने उनसे बातचीत की होगी, हर किसी के चेहरे का भाव क्या था, हर कोई क्या कह रहा था, यह बड़ा जानना आवश्यक है। अजय जी, दो बातें हैं। एक है राम मंदिर आंदोलन, दूसरा है बाबरी का ढांचा गिराया जाना। जो भी आरोपी यहां से अंदर जा रहे थे वो विजयी मुद्रा में थे, यहां तक कि साक्षी महाराज ने मुट्ठी हिलाते हुए इस तरह से किया और बाकी सबके चेहरे पर देवर वेयरिंग इट ऑन देयर स्लीव्स, यानी गर्व की भावना के साथ विजेता के अंदाज में अंदर गए हैं। हालांकि कोर्ट के सामने अगर आप बात कहें तो हर किसी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण उनकी एक आस्था का विषय है, लेकिन वो इस साजिश का हिस्सा नहीं है। तो अंदर उन्होंने प्लीडेड नॉट गिल्टी, अंदर अदालत के सामने कहा है कि हाँ, वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, ये उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन साजिश की बात से सभी आरोपियों ने इनकार किया है। अब ऐसे में पवन, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये वो लोग हैं जो मुख्य चेहरे थे उस पूरे आंदोलन के। ये लोग उस दिन मौजूद थे और वहां पर मौके पर मौजूद थे, भाषण भी हो रहे थे। हम जैसे कुछ एक पत्रकार जब वहां पर मौजूद थे 1992 में, हमने ये सब देखा भी है। देखो कौन तो फिर अचानक क्या हुआ, विवादित ढांचा गिरा कैसे? अगर किसी ने कोई साजिश रची नहीं, अगर किसी की कोई भूमिका है नहीं, तो ढांचा गिरा कैसे? इसके बारे में कहीं कोई जवाब है किसी के पास? जी, इसी जवाब की तलाश आज इस केस के वर्डिक्ट से मिलेगा। सबकी निगाहें इस बात के लेकर आखिर ढांचा गिरा कैसे अगर साजिश नहीं हुई थी। एविडेंस की अगर हम बात करें तो पूरे भारत भर से ज्यादातर बयानों के आधार पर 351 गवाह इस मामले में पेश हुए थे, जिनकी गवाही ने एक अहम भूमिका निभाई। खुद लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनसे सवालात किए गए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो वहां मौजूद थे। बैठक जो विनय कटियार के घर हुई उसको भी स्वीकार किया, लेकिन ये कहा कि उसमें किसी ढांचे को साजिशन गिराने की कोई बात नहीं हुई थी। वो स्वतः स्फूर्त रिएक्शन था जनता का। बिल्कुल। और अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़ चुके हैं और मुरली मनोहर जोशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ चुके हैं अदालत से। कल्याण सिंह और उमा भारती भी जुड़ चुके हैं। ये सभी नेता अब अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ चुके हैं, यानी कि ये सभी नेता अदालत के पूरी कार्रवाई को न सिर्फ देखेंगे, बल्कि अदालत जब अपना फैसला सुनाएगी, जब ऑपरेटिव पार्ट सामने रखा जाएगा, तो ये सभी आरोपी उस वक्त उस फैसले को खुद ही सुन सकेंगे। ये बड़े बात अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पवन, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, विजय जी, मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। 1992 का ये जो पूरा मौका था, ये मेरे जर्नलिस्टिक करियर का पहला असाइनमेंट था और मैंने सब कुछ देखा अपनी आंखों के सामने। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आज, विवादित ढांचा गिरा कैसे?
इसके बारे में कहीं कोई चर्चा, कोई विवेचना क्यों नहीं? अजय जी, केवल 6 दिसंबर को वहां राम भक्त नहीं गए जी। उसके पहले जब वहां पर ताला खुला था तब भी राम भक्त, 89 में जब शिला पूजन हो रहा था तब भी राम भक्त थे वहां पर जी। और वास्तव में ये लगातार हिंदू समाज को लगा कि हमें ठगा जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है जी। और जब ये निर्णय 6 तारीख के पहले भी आ सकता था, लेकिन उसमें विलंब, बार बार विलंब किया जा रहा था, तो जो वहां पर लोग गए थे श्री राम जन्मभूमि पर, तो उन पर यह आक्रोश स्वाभाविक है। ये जो जनता का आक्रोश है ये पहले से निर्धारित नहीं होता जी, ये तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है जी। तो तात्कालिक जो आक्रोश था वहां पर, उस आक्रोश के कारण ये लिखा, लेकिन एक भी व्यक्ति ने, एक भी वहां गया था और आप ये देखिए जी, देश उस दिन झूम रहा था, खुश था। कुछ लोग शर्म महसूस कर रहे थे, वो लोग शर्म। विजय जी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। पवन, आपके पास क्या ताजा अपडेट है? पवन जी, आपको बता दें कि जज साहब ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और पहला जो कमेंट आया है फैसले का वो ये है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी प्री प्लान्ड नहीं था, ये सफूर्त घटना थी, इस तरह की बात कही है। जज अब आगे अपने वर्डिक्ट में क्या कहते हैं वो भी देखना होगा, लेकिन पहला सेंटेंस अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, जहां जज साहब कह रहे हैं कि ये घटना प्री प्लान्ड नहीं थी। अगर प्री प्लान्ड नहीं थी तो क्या साजिश की दलील कायम रहती है? नहीं, उस पर सबकी निगाहें होंगी। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल कर आ रही है। जज एसके यादव ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा प्रबल साक्ष्य नहीं है। जी हां, घटना आकस्मिक हुई, पूर्व नियोजित नहीं है। यह एक वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। आइए अब आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। लाल कृष्ण आडवाणी अपने परिवार के साथ अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, अदालत से फैसले को सुन रहे हैं। ये देखिए, और आडवाणी जी अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ, और साथ ही वकील और उनके पीएस, ये तमाम लोग बैठे हैं। और आपने देखा तस्वीरों में लाल कृष्ण आडवाणी जी का हाथ थामी है उनकी बेटी प्रतिभा, और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभी इस फैसले को सुन रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पवन, और क्या जानकारी मिल रही है और अदालत से क्या जानकारी निकल कर आ रही है? यहाँ जज एसके यादव बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, कोर्ट में क्या सबूत रखे गए। अभी जो जानकारी सबल में आ रही है वो ये है कि जो फोटो साक्ष्य के रूप में पेश किए गए थे उन्हें एविडेंस के तौर पे स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उन फोटोज के नेगेटिव नहीं थे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि घटना प्री प्लान्ड नहीं थी, पूर्व नियोजित नहीं थी, और जो फोटो एविडेंस के तौर पर दिए गए उन्हें स्वीकार नहीं किया गया, और वजह यह रही कि उन फोटोज के नेगेटिव उपलब्ध नहीं थे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त का वीडियो फुटेज भी लगभग न के बराबर है। जहां इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें कि 6 दिसंबर 1992 को पूरे दिन भर अयोध्या में क्या क्या हुआ, इसका पूरा वीडियो फुटेज किसी भी अदालत के पास नहीं है, क्योंकि अभी तक तमाम एडिटेड फुटेज हैं और एडिटेड फुटेज साक्ष्य के तौर पर नहीं माने जाते। पवन, जानकारी और क्या? पवन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है, जिस तरीके से जज साहब ने कहा कि ये प्री प्लान्ड इवेंट नहीं था, फोटो को एविडेंस के तौर पर नहीं माना, और अब हमारे पास खबर सूत्रों के हिसाब से आ रही है कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, सभी को बरी कर दिया गया है। मैं आपको बहुत बड़ी खबर पवन, सभी आरोपियों को अदालत ने बरी किया है, ऐसी खबरें सूत्रों से आ रही हैं। हमारे संवाददाता पवन सबसे पहले आपके सामने यह जानकारी उपस्थित कर रहे हैं। सभी आरोपी जिनके ऊपर सीबीआई की विशेष अदालत में यह मामला चल रहा था कि क्या यह आपराधिक साजिश थी, 6 दिसंबर को 1992 के विवादित ढांचे को गिराया गया था या नहीं, क्या यह आपराधिक साजिश थी, इस पर हर आरोपी को बरी किया गया है। यह सूत्रों के हवाले से खबर इंडिया टीवी पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। पवन, और क्या जानकारी है?
जी, इस वक्त जिस तरीके से 3 सेंटेंस है वो अपने आप में इस पूरे मामले को समराइज कर देते हैं। जिस तरह से ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया, सबसे पहला जो कहा गया कि ये प्री प्लान नहीं था, यानी अगर ये प्री प्लान नहीं था तो ये सफूर्त था, जो कि बचाव पक्ष की दलील थी, यानी वो मानी गई। ये कहा गया कि इसका मतलब यहाँ कोई साजिश नहीं हुई है। जो दस्तावेज थे उनमें ज्यादातर गवाहियां और तस्वीरें थी, तस्वीरों को सबूत के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि उनके नेगेटिव उपलब्ध नहीं थे। और उसके बाद अब सबसे बड़ी खबर लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत से निकल कर आ रही है कि बाबरी विध्वंस मामले में सभी 39 आरोपियों को, सभी 32 आरोपी जो इस वक्त जिंदा हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात कि कॉन्स्पिरेसी का जो आरोप था, ये कहा जाया था कि साजिशन बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उस दलील को स्वीकार नहीं किया गया है और कहा गया है कि ये पीपल्स रिएक्शन था, कहें कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। बहुत बड़ी खबर जो कि अभी आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के गिराए जाने को लेकर यह जन आंदोलन के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपी जो आज जीवित हैं उन सभी को बरी किया है, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिले, कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जो अदालत में प्रमाण के तौर पर रखा जा सके। जो फोटोग्राफ्स हैं उन फोटोग्राफ्स की नेगेटिव नहीं है, जाहिर सी बात उन्हें साक्ष्य के तौर पर नहीं रखा जा सकता। जो वीडियो है वो बिना एडिटेड नहीं है, इसलिए वीडियो को भी साक्ष्य के तौर पर नहीं माना जा सकता। साजिश की पूरी थ्योरी बेकार मानी गई है अदालत के द्वारा और सभी आरोपियों को, सभी 32 आरोपियों को, चाहे आप लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, उमा भारती की बात करें, साध्वी ऋतंभरा की बात करें, विनय कटियार की बात करें, तमाम लोग, सभी लोग बाइज्जत बरी। यह है सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला और अभी बहुत जल्द ही इस फैसले की पूरी कॉपी भी हमारे साथ आ जाएगी और हम उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पवन, और बताइए और क्या जानकारी आ रही है? जी, इस वक्त यहाँ एक वकील आए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, वहां पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है, खबर क्लियर है, पक्की है। खबर ये है कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। साक्ष्य के अभाव में फोटोग्राफ्स को साक्ष्य नहीं माना गया है और जज साहब ने कहा कि ये प्री प्लान्ड इवेंट नहीं था। फिलहाल अब सभी आरोपी इसी गेट से बाहर निकलेंगे। हम उनके पहले रिएक्शन या कहें कि अब जो सीबीआई ने जो भी एफआईआर दाखिल की है वो ये कोर्ट का निर्णय आया है और सभी लोग बाइज्जत बरी कोर्ट मनीष कुमार त्रिपाठी जी सभी को बरी कर दिया। एक बार पूरे बोल दीजिए। जी सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन, जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया तारीख जी जी आ जाइए स्पीकर पे बोल। आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने
पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटो के आधार पे बताया कि फोटो के होने की वजह से किसी को अकेले नहीं बना सकता। अब फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा हटिए, इनको लोगों को आप लोग थोड़ा साइड हटिए। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। कोई सवाल हो आप बता दीजिए। अरे माइक रखिए, माइक आवाज आ रही है। अरे माइक जी बताएं। हाँ बताइए, आ जाइए आगे आ जाइए। न्यायालय ने ये माना है कि साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ मिले हैं किसी अभियुक्त के। माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी और सारे 32 अभियुक्त। कॉन्स्पिरेसी इन लोगों के खिलाफ प्रूफ नहीं होती है। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा गिरा, क्योंकि ढांचा के नीचे मंदिर था और उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए ढांचा गिराने में या ढांचा गिराने के षड्यंत्र में किसी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। प्रस्तुत कर रहे हैं बड़ी खबर जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबरी विध्वंस यानी कि जो विवादित ढांचा के विध्वंस को लेकर साजिश का मामला सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा था, उसमें हर अभियुक्त को बरी किया गया, बाइज्जत बरी। 32 ऐसे अभियुक्त आरोपी हैं जो कि आज जीवित हैं, उन सभी को बाइज्जत बरी किया गया है। आज की बड़ी खबर जो सबसे पहले आपने इंडिया टीवी पर देखी है। आइए अब चलते हैं, हमारे संवाददाता गोनिका हमारे साथ मौजूद। गोनिका, अब जो अदालत ने टिप्पणी की है सीबीआई पर, बड़ी तल्ख टिप्पणी है। सीबीआई सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज उस पर फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कारसेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कारसेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में और
यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता, और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी, और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं, या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी, और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए के सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी, कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठीभर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई रथ यात्रा के बारे में कुछ कहा? और आगे लाओ आइडिया रथ यात्रा के बारे में। नहीं, ये विषय रथ यात्रा का नहीं था, ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने का। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुआ, पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया। मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है प्रमुख जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है। साक्षी रख रहा है। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है, साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र वो तो मुझे भी दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। अभी आप देखिए, मुरली मनोहर जोशी इंडिया टीवी पर इस पूरे विवाद के, इस पूरे अदालत के फैसले को देख रहे थे। इन तस्वीरों से स्पष्ट है, इंडिया टीवी पर जो फैसले की पूरी कवरेज है, उस कवरेज को मुरली मनोहर जोशी देख रहे थे। ये तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गौनिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौनिका, अब जो हम अदालत के जो अभी इस एक तरह से ऑपरेटिव पार्ट सामने आ चुका होगा इस फैसले का, उसके आधार पर देखें तो हर किसी को बरी तो जरूर कर दिया गया, लेकिन क्या यह माना गया कि कोई साजिश हुई नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का रिएक्शन था जो हमने अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को देखा था। देखिए, क्योंकि बिल्कुल ये 2000 पन्नों का पूरा ऑर्डर है, 2000 पन्नों से ज्यादा का ही ऑर्डर है, और जज की तरफ से सिर्फ जो मुख्य अंश है वही पढ़े गए हैं, जिसमें कि जो 32 दोषी थे, 32 आरोपी थे, उनके खिलाफ जो है सजा सुनाई जानी थी, फैसला सुनाया जाना था, और उन्हें पूरी तरह बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता थे। अब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी तरह की पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, ये उसी वक्त हुआ, आकस्मिक ये घटना हुई। और जो मुरली मनोहर जोशी हैं और एल के आडवाणी हैं, उनकी तरफ से भीड़, जो काम हुआ था राम जी के लिए हुआ था, हनुमान जी की कृपा से हुआ था, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात आज सीबीआई कोर्ट ने मान ली। बाबरी मस्जिद के पक्षकार कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया, राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज सीबीआई चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में, जो जहां जाए ऊपर जाएंगे वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय, हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद हैं, जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी, जय भगवान गोयल अभी मौजूद थे और आप उनकी बात सुन रहे थे। राम का काम था, राम का काम हो गया, देश प्रसन्न है, हर कोई प्रसन्न है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। अगर फांसी भी होती तो हम फांसी को भी गले लगा लेते। यानी कि हर अभियुक्त, जो 32 अभियुक्त हैं जिन्हें आज पूरे तरीके से निर्दोष कहा गया है अदालत के द्वारा, ये लोग अपनी बातें कह रहे हैं। न्यायालय में बैठ कर उद्घाटित किया कि जो साक्ष्य है वो
इन लोगों सभी लोगों को बरी करने के लिए पर्याप्त है। सजा करने की कोई भी साक्ष्य नहीं। तोड़ा उन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने, जिनके मन में तोड़ने की जिज्ञासा रही होगी, जिनके मन में तोड़ने का विषय रहा होगा सांकेतिक कार सेवा को डिस्टर्ब करना, सांकेतिक कार सेवा को असफल करने की जिनकी भी योजना रही होगी, ये काम विवेचक का था, ये काम हम लोग का नहीं। एक हमारा महत्वपूर्ण बात यहां पर आपने देखा कि जिन लोगों को विवादित ढांचे को गिराने की मंशा थी, उन्होंने विवादित ढांचे को गिराया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने जो संघ परिवार से जुड़ा हुआ हो, उसने लोगों को उकसाया नहीं। तो ये बड़ी बात अभी आपके सामने। और उसके साथ साथ सभी 32 लोग जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि साजिशन विवादित ढांचे को गिराने की बात उन्होंने कही थी, उनमें से किसी को भी दोषी नहीं पाया गया है। और अभी अभी ये जानकारी आ रही है कि लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मिलने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रामलला निर्माण का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं बतौर वकील, और अभी कुछ ही देर पहले लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद उनके घर पर पहुंचे हैं। लालकृष्ण आडवाणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि उन्हें इस पूरे मामले से कब बरी किया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर कहा कि उनकी वजह से, उनके भाषणों की वजह से कोई भी कार सेवक उत्तेजित नहीं हुआ था। वहां पर एक शांतिपूर्ण सम्मेलन के तौर पर लोग थे। गौनिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गौनिका, कुछ और डिटेल्स मिल पा रहे हैं? क्या है ऑपरेटिव पार्ट में लिखा हुआ जज यादव के द्वारा? देखिए, अभी जैसे ही जजमेंट की कॉपी बाहर आएगी तभी पूरा ऑपरेटिव पार्ट जो है पता चल पाएगा कि आखिर किस आधार पर जो है वो पूरी तरह सभी जो आरोपी थे उन्हें बरी किया गया है। हालांकि जो मुख्य दो चीजें कही गई हैं कि किसी भी तरह का प्रबल साक्ष्य नहीं था। जो भी साक्ष्य उनके खिलाफ थे, जो सीबीआई ने पेश किए, चाहे वो 351 जो गवाह हैं उनकी गवाही हो, या फिर इसके अलावा जो 600 से ज्यादा दस्तावेज थे जो पेश किए गए थे, वो सभी दस्तावेज जो एविडेंस के तौर पर पेश किए वो सभी कमजोर थे। यानी कि कोई केस जो है वो सही तरीके से इन सभी आरोपियों के खिलाफ नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब सीबीआई के पास एक ऑप्शन है कि अगर सीबीआई इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देना चाहती है तो सीबीआई उसे चुनौती दे सकती है। हालांकि सीबीआई को इसका फैसला लेना है कि आगे उनका कानूनी विकल्प क्या होगा। लेकिन अभी ये सभी जो आरोपी थे उन्हें कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी कर दिया गया है और एक राहत की सांस है इन सभी के लिए। हालांकि जिस तरह ये जो ज्वाइंट ट्रायल था ये 3 साल से चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था और आज की ही डेडलाइन सेट की गई थी और आज इसका आदेश आ चुका है। एसके यादव जिनका कार्यकाल 2019 में ही खत्म होने वाला था, उनके कार्यकाल को भी बढ़ाया गया था 1 साल, और अब एसके यादव जो है वो रिटायर हो जाएंगे। हालांकि अगर आज ये आरोपी दोषी पाए जाते तो शायद उनका कार्यकाल और बढ़ जाता, लेकिन अब एसके यादव जो है वो रिटायर हो जाएंगे अपने पद से और उसके बाद अब सीबीआई को फैसला लेना है कि आखिर सीबीआई को आगे क्या करना है। लेकिन अब अभी जो ट्रायल कोर्ट पे, क्योंकि ये फैसला जो है वो 28 साल बाद ट्रायल कोर्ट में आया है, अगर इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन है। तो हो सकता है कि अगर सीबीआई दिलचस्पी इस मामले में दिखाती है, सीबीआई अगर इस मामले को हाई कोर्ट तक लेके जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर मामला जाता है तो आगे कुछ और साल जो है वो इस मामले में लग सकते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने कह दिया है कि कोई एविडेंस नहीं, कोई शक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद से इस वक्त शंकर जी, विजय शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो विजय शंकर जी, क्या कहूं, बधाई। बिल्कुल बधाई। और अजय जी, ये निर्णय आने से 10 सेकंड पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था आपने वही शब्द भी सुने हैं। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है और ये एक बार फिर सिद्ध हो गया कि सत्य पराजित नहीं हुआ, विलंब हुआ, लेकिन सत्य की ही जीत हुई है। और ये एक बड़ा शुभ समय है, शुभ अवसर है कि जिन लोगों ने राजनीति की थी, राजनीति किसने की थी, जो हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड कहकर खुश हो जाते हैं, वो ऐसे समय तो शर्मनाक कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि उनको खुशी उसमें मिलती है। लेकिन आज इस कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बहुत स्वागत योग्य है और मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं जिनको आरोपित बनाया गया था और वो आज बिल्कुल सकुशल और विजेता बनकर के बाहर निकल रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल। महंत जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महंत जी, तो आज आप क्या कहेंगे, धर्म आस्था की जीत के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया पर भी एक तरह से जीत हासिल हुई है? ऐसा लग रहा है कि उनसे हम बात नहीं कर पा रहे। तो विजय जी, अब आइए एक और बड़ा सवाल। तो साजिश की कोई बात
मैं रोक रहा हूं विजय जी, आपको क्षमा चाहता हूं। ये सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पर पहुंचे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अदालत का फैसला आ रहा था और उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी अपने पूरे परिवार यानी कि बच्चे और दोनों बच्चों के साथ और उसके साथ साथ अपने पीएस और वकीलों के साथ इस पूरे मामले को देख रहे थे। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब ये देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं मुरली मनोहर जोशी जो कि इंडिया टीवी देख रहे थे, किस तरह से इंडिया टीवी पर इसका कवरेज हो रहा था और ताज़ा जानकारी हम कैसे प्रस्तुत कर रहे थे। हर्षवर्धन जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। हर्षवर्धन जी, ये जो फैसला आया आज, इसके बारे में लगभग इसी लाइन पर होगा, ये तो लगभग हम सब चर्चा में करते थे, लेकिन आपको उम्मीद थी कि ऐसा ही फैसला आएगा? देखिए अजय जी, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, यानी वो फैसला जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण होना है, ये प्रशस्त हुआ। उसी दिन की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने जो उसमें ऑब्जर्वेशन दी थी, उसके लिहाज से काफी हद तक स्पष्ट हो चुका था कि ऐसा कोई बहुत अलग हटकर फैसला नहीं आने वाला है। और सुबह से जब इस चर्चा में मैं शामिल हूं तो बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप इन दोनों केसेस को अलग करके नहीं देख सकते हैं, और उसके हिसाब से लगता था कि यही फैसला होने वाला है। हाँ, एक बात जरूर है कि अब इस फैसले के बाद क्या सीबीआई ऊपर जाएगी, क्या फिर से हम इसको अदालतों में जाता हुआ देखेंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो इसे लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। तो हर्षवर्धन जी, हमारे पास अभी कानूनी विकल्प खत्म नहीं हुए हैं, कम से कम ऐसे एक बहुत बड़े पक्ष हैं जो मानते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर, लेकिन चूंकि एक फैसला आ गया है, तो क्या अब जो राजनीतिक तौर पर, जिसको हम बार बार ये कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, इन दोनों बड़े नेताओं ने इसकी राजनीतिक कीमत भी चुकाई है, तो क्या हम उसमें भी कुछ बदलाव होते हुए देखेंगे क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये नेता भले ही आज के राजनीतिक परिदृश्य में हाशिए पर हों, राम जन्मभूमि आंदोलन में आस्था रखने वाले और वैचारिक तौर पर जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये आज भी बहुत बड़े नायक हैं। बिल्कुल विजय जी, मुझे इस बात को कहते हुए बिल्कुल थोड़ा अलग सा लग रहा है, लेकिन आज अशोक सिंघल जी की बहुत याद आ रही है। बिल्कुल याद आ रही है, हमें भी याद आ रही है। काश हम तो कई बार आज वो थे। मैसेज डाल तो बाबरी वाले मामले में सभी आरोपी बरी हो गए। देखिए, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने का जो है 9 नवंबर को आ गया, तो अभी अच्छी बात रही, पूरे देश के लोगों ने इसका सम्मान किया। आज जो है इसमें ये मुकदमा सीबीआई का था, ये भी मुकदमा खत्म हो गया, अच्छी बात है। हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कहते थे, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो है इस मसले को ख़त्म होना चाहिए था। 1 साल लटका रहा, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जो भी साक्ष्य गवाह जो है रहे, उस जो है सीबीआई के पास रहे। आज जो है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, कोर्ट पे विश्वास करते हैं। अगर बरी हो गए तो अच्छी बात है, बेहतर है, होना भी चाहिए था। कई लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि जो है बरी नहीं होना चाहिए था, कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, इस पर आपका क्या हुआ? देखिए, सारे साक्ष्य जो है वो सीबीआई के पास थे, क्योंकि सीबीआई जो है गवाह सबूत जो है वो जो है कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहाँ सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उसे जो है सबूतों के आधार पर देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तमाम लोगों ने कराया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं कि अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग थे उसमें कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं। अगर बरी कर दिया गया है तो अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं जनता को? देखिए, जनता के लिए तो हमारा जो है यही मैसेज है कि देश में इंसान अगर पैदा किया गया है तो अच्छी बात करें, अच्छा काम करें, क्योंकि जो है ये अयोध्या है, धर्म की नगरी है। हम धर्म की नगरी से संदेश देना चाहते हैं कि अगर जैसे हम हिंदू मुसलमान यहाँ हमेशा एक साथ में रहते हैं, मिल के रहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के सारे देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अगर वो लोगों ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया तो इंसानों को भी चाहिए कि भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें और अच्छा काम करें और देश हमारा तरक्की करे। हम यही संदेश देना चाहते हैं लोगों से।
इकबाल अंसारी को अभी आपने सुना, वो कह रहे थे कि हर किसी को इस देश में आज़ादी है धर्म के साथ आगे बढ़ने की, लेकिन जब लोगों को बरी कर दिया गया है तो उन्हें न सिर्फ बरी किया जाना चाहिए बल्कि इसका सम्मान किया जाना चाहिए। विजय जी हमारे साथ हैं और वानिका भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, हम बात कर रहे थे अशोक सिंघल जी की, और मैं एक वाक़या आपको याद दिला दूँ। 7 दिसंबर को मेरी उनसे बस एक क्षणिक मुलाकात हुई थी 1992। उन्होंने ये कहा था, बच्चे बस आगे चलो, देखो क्या क्या होता है, इतिहास पढ़ो, इतिहास सब कुछ बताता है। अजय जी हमारे अगुआ थे और उनका आत्मविश्वास देखिए कि जब ढांचा गिरा तो लोग तो केवल आकलन करते थे, लेकिन माननीय अशोक सिंघल जी ने उनके निर्देश पर वहां कार्यशाला जो चल रही थी, कार्यशाला लगातार कितने वर्ष चली आप कल्पना करिए, और वहां पर लगातार पत्थर तराशे जाते रहे। तो ये पत्थर तराशे किसी न किसी विश्वास के आधार पर तराशे जाते रहे। इतना अदम्य विश्वास, अदम्य साहस लेकर के हमारे अगुआ चले थे। आज वो नहीं है, उनकी कमी निश्चित तौर पर हमें खल रही है। आज वो होते तो बहुत प्रसन्न होते। और देखो जितने निर्णय आए वो उनके आत्मविश्वास को परिलक्षित करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, चाहे सीबीआई कोर्ट का निर्णय हो। दोनों निर्णय श्री राम जन्मभूमि और उनके पुरोधाओं के पक्ष में आए। ये काश आज अशोक जी होते तो वो देखते और बहुत गौरवान्वित देश भी होता, हम भी होते। आज उनकी बहुत खल रही है अजय जी, निश्चित तौर पर ये बात से। हर्षवर्धन जी, हम आपके पास एक बड़े सवाल के साथ आएंगे कि वो तमाम नेता जिनको आरोपित बनाया गया था इस पूरे मामले में, उनमें से किसी से कभी भी आप बात कीजिए, किसी ने आज तक लेश मात्र भी अफसोस जाहिर नहीं किया था। ये कन्विक्शन क्या था, इस पर चर्चा करेंगे। बन रही हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।